डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और बेटा, आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। जितने वीडियोस मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूं वो सारे वीडियोस आप बहुत प्रॉपर्ली देख रहे होंगे, सारे नोट्स आप प्रॉपर्ली बना रहे होंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो अबाउट। आज हम चलते हैं बेटा, हमारा जो लेसन है दिस वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो कंसेप्ट आज मैं लेके आया हूं, दिस वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, विच वन फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी है, जिसे हमने क्या लिखा, डेल्टा के द्वारा जिसे डिनोट किया, या चाहो तो हम ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करें तो डेल्टा ओ इसे लिख सकते हैं, या इसे टेट्राहेड्रल में डेल्टा टी लिखेंगे, स्क्वायर प्लेनर में डेल्टा एस पी करके हमने इसे लिख दिया। समझ रहे हैं बेटा? हमने देखने हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा जो डेल्टा है वो डेल्टा इन्फ्लुएंस करता है। डेल्टा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, किसके कारण डेल्टा कम ज्यादा होता है। हम बोलते हैं कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो ज्यादा है या डेल्टा की वैल्यू कम है। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण इनके अंदर क्या आता है, चेंज आता है, ये इन्फ्लुएंस होता है। सो लेट अस मूव वन बाय वन। चलते हैं बेटा। सबसे पहला कंसेप्ट आता है और इसे लिखूंगा मैं, पहला फैक्टर बनता है, इसे लिखेंगे बेटा दिस वन नेचर ऑफ लिगेंड्स। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या हेडिंग बना रहा हूं मैं। पहला जो फैक्टर बना इसका नाम दिया नेचर ऑफ लिगेंड्स। अच्छा, नेचर ऑफ लिगेंड्स का कंसेप्ट क्या है, यहां क्या बोला जाता है। होता क्या है कि मेटल आयन हो गया और लिगेंड हो गया, इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा इंटरेक्शन है, हाउ दे इंटरेक्ट टू ईच अदर, या मेटल जो लिगेंड है या मेटल आयन जो लिगेंड को कितना अप्रोच कर रहा है, कितने ज्यादा अप्रोचिंग है। दिस वन इज कॉल्ड, जितना ज्यादा अप्रोचिंग होगा लिगेंड मेटल आयन की तरफ, जितना ज्यादा मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है या ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी है, उसकी वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, क्या बोला, द मेटल आयन, कि जो मेटल आयन है बेटा और साथ में बेटा जो लिगेंड्स हैं, इनके बीच में कितना इंटरेक्शन है। समझ रहे हैं बेटा क्या बोला गया, कि यहां पे मेटल आयन हो गया और लिगेंड्स हो गए, इन दोनों के बीच में कितना इंटरेक्शन है। ठीक है, एक बार दरवाजा बंद करके आता हूं। ठीक है बेटा, मेटल आयन हो गया और लिगेंड्स हो गए, इनके बीच में कितना इंटरेक्शन है। जितना ज्यादा इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब मैक्सिमम इज द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड ligands, maximum or greater value of crystal field splitting energy या orbital splitting energy, ये वैल्यू उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा। व्हाट द कंसेप्ट, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास वी हैव स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, और ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बेटा, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बोला था कि हमारे पास एक टर्म आता है, लिखो भाई, नाक हो गया, कान हो गया, और करके हमने बोला दिस वन हाथ, ऐसे करके हम लिखते हैं। मतलब यहां पे आ गया हाथ के अंदर, मतलब हमारे पास हैलोजन्स आ गए, यहां और का मतलब ऑक्सीजन आ गया, डोनर एटम, कान में कार्बन आ गया, नाक में यहां पे क्या आ गया बेटा, नाइट्रोजन आ गया। समझ रहे हैं आप? अगर मान लो मैं यहां पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर बात करूं तो सबसे पहले इनमें से जो आता है, सबसे पहले हैलाइड आ गया, इसके बाद जो हमारे पास ऑक्साइड होते हैं वो आते हैं, इसका डोनर एटम ऑक्सीजन हो गया, फिर हमारे पास वो एलिमेंट आते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है,
ठीक है बेटा। फिर हमारे पास वो एलिमेंट आता है जिसका डोनर एटम क्या आता है, कार्बन होता है। समझ रहे हैं आप। इधर वाले जो हैं इन्हें मैंने नाम दिया दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इधर वाले जो हैं इन्हें नाम दिया वीक फील्ड लिगेंड। यहां डेल्टा की वैल्यू जो बनती है वो बनती है मैक्सिमम, यहां जो बनती है दिस वन मिनिमम। अब समझ पा रहे हैं बेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर वाले जो हमारे पास लिगेंड्स होंगे जिनका डोनर एटम कार्बन है, जिनका डोनर एटम नाइट्रोजन है, इनके अंदर क्या टेंडेंसी है, इनके अंदर मेटल आयन के साथ में इंटरेक्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर इंटरेक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो ही इनके पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। समझ रहे हैं आप। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन या कार्बोनाइल है बेटा, और साथ में मैं क्या करता हूं, मेटल आयन को लेता हूं। इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है बेटा, इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड बनता है। दिस वन इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड। यहां बैक बॉन्डिंग होती है, बैक डोनेशन होता है। अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक डोनेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट कि जो मेटल आयन या जितने भी मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो रही है। इसलिए जो कार्बोनाइल वाला हमारे पास लिगेंड बना उसके पास डेल्टा ओ की वैल्यू क्या बनती है, मैक्सिमम बनती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे एंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता था कार्बोनाइल। समझ पा रहे हैं बेटा आप। यस एंड नो। तो जितना मेटल आयन और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा उतनी ज्यादा डेल्टा की वैल्यू उतनी ज्यादा बनेगी। ठीक है ना। द सेकंड वन, सेकंड वाला जो पॉइंट बनेगा वो मैं लिखता हूं, दिस वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल और मेटल आयन। नाउ द सेकंड वन, this is oxidation state of मेटल आयन जो भी था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा बन रहा है। यहां आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां लिखेंगे दिस वन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कहां ज्यादा होगी, जहां हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। यहां लिखेंगे बेटा लोअर द ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां लिखेंगे स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू यहां क्या बनेगी, कम बनेगी। ठीक है बेटा। मतलब अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, COH2O6 हो गया और +3 हो गया एक, एंड COH2O6 हो गया और +2 हो गया बेटा। ध्यान से सुनेंगे, यहां कोबाल्ट जो है वो +3 में है एंड यहां कोबाल्ट जो है वो +2 में है। ध्यान से सुनेंगे बेटा। किसी कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा बनेगी जहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हायर होगी। दैट्स व्हाई हम लिखेंगे कि ये वाला जो हमारे पास CO+3 आयन है, डेल्टा ओ ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अब इसका CO+3 आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा O ऑफ CO+2 आयन। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप। दीज ऑल आर इंफॉर्मेशन, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन हैं जो हमें याद ही रखनी है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का फैक्टर जो बनता है बेटा वो आता है नेचर ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन का नेचर कैसा है। नाउ थर्ड वन, इसे लिखेंगे नेचर ऑफ मेटल आयन। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है कि भाई हमारे पास जितने भी एनालॉगस कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है बेटा, ऑफ द सेम ग्रुप एंड हैविंग द सेम
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया कि जितने भी एनालॉगस कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक टाइप के सेम टाइप के जो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हैं, जहां पे एक ही ग्रुप के, वो भी एक ही ग्रुप में आने वाले जो मेटल्स होंगे, उनके द्वारा जो सेम टाइप के क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। और जहां पे जो भी मेटल उनकी एक ग्रुप में आएगा, वो सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं, सेम टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। सो दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा is differ from one another। जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो 3D टेंशन सीरीज हो गया, या यहां से 4D टेंशन सीरीज हो गया, या 5D ट्रांजिशन सीरीज की अगर मैं बात करता हूं, वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एंड वी हैव एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, चाहे 3D की मैं बात कर रहा हूं, 4D की बात कर रहा हूं, 5D की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे इन एलिमेंट्स को लिखता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। यहां आया हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद बेटा आ गया दिस वन निकल, निकल के बाद कॉपर, कॉपर के बाद आ गया जिंक। यहां लिखेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। आयरन को बाद निकल, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। यहां से लिखेंगे यट्रियम हो गया, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डिनम, टेक्नीशियम। यहां लिखेंगे लेंथेनम हो गया, यहां लिखेंगे दिस वन हाफनियम हो गया, टेंटेलम हो गया, वॉल्फ्रेम हो गया, रिहिनियम हो गया। ये एलिमेंट्स आते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। ये आ गया 4D के अंदर, ये आ गया दीज आर द 5D ट्रांजिशन सीरीज। अब कंसेप्ट ये क्या बोल रहा है कि 3D, 4D, 5D, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, ये ग्रुप बन गया हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर आपको ध्यान होगा तो हमारे पास ये 12th नंबर का ग्रुप हो गया, ये 11th हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, और यहां से हमारे पास दिस वन 3। तो थर्ड ग्रुप से स्टार्ट हो गया और 12th ग्रुप तक चला गया। और ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, एक मोलिब्डिनम का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, वॉल्फ्रेम का कॉम्प्लेक्स लेते हैं। अगर इनके कॉम्प्लेक्स लेते हैं जहां पे मान लो जैसे ये +3 में है, तो ये भी +3 में, ये भी +3 में है, और सेम टाइप के एनालॉगस जो एक टाइप के बनते हैं, सेम टाइप के कॉम्प्लेक्स अगर इनके लें, तो ये क्या बोला, दिस वन इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भाई जो एनालॉगस जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे किसी ग्रुप के, तो जैसे हम 3D से 4D में आते हैं, 4D से 5D में आते हैं, तो जो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू बनेगी या ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी बनेगी, वो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बेटा इंक्रीज करेगी। मतलब क्या बोला जा रहा है कि डेल्टा की वैल्यू अगर हम बात करें, तो डेल्टा की वैल्यू को अगर लिखेंगे तो 5D की वैल्यू ज्यादा होती है, देन 4D, देन 3D। सबसे ज्यादा डेल्टा की वैल्यू किसकी बनेगी, याद रखेंगे बेटा, जो 5D सीरीज वाले हैं, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द 5D सीरीज, लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, वॉल्फ्रेम, रिहिनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, गोल्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, मरकरी आ गया। इनके पास डेल्टा की वैल्यू सबसे ज्यादा बनेगी रेदर देन दैट ऑफ द 4D एंड 3D, सबसे कम 3D में बनेगी। इसलिए ये भी बोला जाता है कि जो 4D वाले एलिमेंट्स हैं या 5D सीरीज वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो हमेशा और हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? हाई स्पिन इलेक्ट्रॉन इनका ऊपर नहीं जाता, T2G से Ag में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? आपको कंसेप्ट दिया है कि अगर डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, उस कंडीशन में अगर कहीं भी डेल्टा O की वैल्यू P से अगर ज्यादा हो रही है, पेयरिंग एनर्जी से अगर ज्यादा हो रही है, इन दैट कंडीशन कि जो इलेक्ट्रॉन होगा
वो इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए इनके कॉम्प्लेक्सेस जो बनेंगे, चाहे 4D सीरीज हो गया, 5D सीरीज हो गया, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं, लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है बेटा, आइए समझ में। अब चलते हैं बेटा, अगला जो हमारे पास टॉपिक आया, इसका जो पार्ट बनता है फैक्टर का, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ नंबर में आता है दिस वन, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्सेस है बेटा, उनकी जो ज्योमेट्री है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ज्योमेट्री चेंज होने पे जो डेल्टा है उस डेल्टा की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। मतलब डेल्टा टी ऑलमोस्ट इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ये आपको सिखा रखा मैंने। या डेल्टा एसपी की अगर बात करें, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.3 ऑफ डेल्टा ओ, ये भी बेटा आपको बताया गया है। आशा करता हूं आप सभी बच्चों को ये बिल्कुल जो फैक्टर्स मैंने यहाँ पे करवाए हैं बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आप इसे नोट कर, मैं पानी पी लेता हूं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट आएगा, हम लिखते हैं कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दिस वन, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर कलर कैसे बनता है, इसे डिफाइन करेंगे बेटा। कंसेप्ट क्या चीज है बेटा, यहां हमारे पास, पहले मैं आपको एक वैगन व्हील बताता हूं। लाइक वी हैव वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन और रेड के बीच में ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, या ब्लू हो गया और ऑरेंज हो गया, वायलेट इंडिगो हो गया और येलो हो गया। ठीक है बेटा, या इसे मैं थोड़ा और ज्यादा ऐसे करके लिख देता हूं। यहां अगर मान लो ये ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे करके बना दिया बेटा हमने, ये वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। दिस वन, ये जो व्हील मैंने कलर व्हील यहां पे बना है हमारे पास, ये अपने आप में एक कलर व्हील है बेटा। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स जो है अगर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन लाइट को एमिट करेगा। कलर का कंसेप्ट आप समझेंगे। या अगर मान लो वो ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू लाइट को एमिट करेगा। जब ब्लू को एब्जॉर्ब करता है तो ऑरेंज को क्या करेगा, एमिट करेगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसे बोला जाता है और ये सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए। ठीक है भाई, अब ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं, एंड दिस वन TiH2O, और यहां मैंने 6 लिखा और इसके बाहर से हमने लिख दिया दिस वन 3+ साइन। यहां पे टाइटेनियम का एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम का तैयार कर रहा हूं, इसके अंदर जो टाइटेनियम है वो टाइटेनियम +3 के अंदर है। तो ध्यान देंगे, अगर मान लो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो x बराबर इसका कितना आया बेटा, दिस वन +3। अगर x इसका +3 आया, टाइटेनियम सभी बच्चों को पता है स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। अगर टाइटेनियम आ रहा तो यहाँ आर्गन लिख दिया बेटा, नाउ 3D हो गया, 4s हो गया, यहाँ 2 हो गया, 18 ये हो गया, 2 20 और 2 ये बच्चा 22 हो गया। इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, टाइटेनियम +3 बना। टाइटेनियम +3 बनेगा तो ये अपने आप में 3D कितना होगा, 1 होगा। इतना ध्यान रखना बेटा। अब इसके पास केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है,
तो अगर मान लो हम CFT को बेस मान करके इस कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं, तो ध्यान देंगे बेटा, कंसेप्ट हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे, दिस वन Ag, यहां ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन, यहां हमने इसे ऐसे बना दिया, ठीक है बेटा। यहां लिखेंगे दिस वन T2G हो गया बेटा, ये Ag हो गया, ये T2G हो गया। इसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्या कर रहा है, फोटोन ऑफ लाइट को ले रहा है, ठीक है बेटा। सनलाइट को ये ले रहा है, ये लाइट को ले रहा है। जैसे ही इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ये लाइट को क्या कर रहा है, यहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, टू एब्जॉर्ब लाइट। ये जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें ये ग्रीन एंड येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ध्यान से सुनेंगे, यहां पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूं, आई एम सेइंग अबाउट हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ठीक है बेटा, इस कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूं। इसने ग्रीन और येलो लाइट को क्या किया, इसने एब्जॉर्ब किया। अब क्या हुआ, जैसे इसने ग्रीन और येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया तो यहां से इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन T2G से जंप करके Eg में चला गया, यहां से जंप करके वहां चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां गया तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये ऐसे बना दिया हमने, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बना दिया हमने, दिस वन T2G बन गया बेटा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर चला गया, कहां से, T2G से, लाइट को एब्जॉर्ब करके। ध्यान रखेंगे कि जो हायर एनर्जी स्टेट है वो अनस्टेबल होती है, अगर वो अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन कम बैक करेगा। इसने क्या किया, कलर को एब्जॉर्ब, इस लाइट को एब्जॉर्ब किया। जब इसने एब्जॉर्ब किया तो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर दिया, इसे ग्रीन और येलो लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया। इसे मैं बोलूंगा कि यहाँ जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब कर रहा है 510 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके ये यहां से यहां चला गया। अब कम बैक करेगा, जैसे ये कम बैक करता है दोबारा नीचे आता है। हम यहां ये भी बोलेंगे बेटा ये d ऑर्बिटल है, इस d से किस में जा रहा है, इस d के अंदर ही जा रहा है। दैट्स व्हाई इस कंसेप्ट को, इस कलर को ये भी बोला जाता है, दिस वन dd ट्रांजिशन भी इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं, दिस वन dd ट्रांजिशन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, dd ट्रांजिशन भी इसे बोला जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से कम बैक करता है तो कम बैक करते हुए ये क्या करता है, जो ब्लू लाइट है, ब्लू एंड जो रेड लाइट है बेटा, इस लाइट को क्या करेगा, ये एमिट करेगा। इस लाइट को जैसे इसने एमिट किया, इट बिकम्स, ये कैसा हो जाता है, ये पर्पल कलर का हो जाता है। अब समझ पा रहे हैं बेटा, इसका कलर कैसा हो गया, ये पर्पल कलर का आपको दिखने बैठ गया। अगर ये पर्पल कलर के अंदर बन गया, दैट्स व्हाई हमने क्या बोला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो टाइटेनियम वाला कॉम्प्लेक्स है, अगर वो +3 के अंदर है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कलर कैसा बनेगा, पर्पल कलर बनेगा। अगर मान लो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी इसने ली होगी यहां से यहां जाने के लिए, तो ध्यान देंगे इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, यहां जाने के लिए कितनी एनर्जी ये ले रहा होगा, उसको हम डिफाइन करते हैं। इस एनर्जी को अगर आपने निकालना है तो बेटा लैम्डा की अगर बात करें 510 नैनोमीटर, जो बराबर 510 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, इतना हमारे पास वेवलेंथ आ गया। एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सभी ने पढ़ी है, न्यू इक्वल टू C बाई लैम्डा सभी बच्चों को पता है। दैट्स वाई E इक्वल टू HC बाई लैम्डा बनेगा। H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, दैट्स वाई अगर आप यहां इसे लिखेंगे तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो गया। वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। यहां हमारे पास लैम्डा दिया 510 इंटू 10⁻⁹ मीटर, इतना दे रखा। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 1.90 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना जूल आ गया पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए इतना जूल आया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए T2G से Eg में ले जाने के लिए। लेकिन अगर मान लो हम क्या करते हैं, यहां एनर्जी अगर आप निकालते हैं और पर मोल निकालते हैं, ठीक है बेटा, और पर मोल इसे ऐसा लिख देंगे, एनर्जी इन किलो जूल, और पर मोल अगर आप निकालते हैं तो उस कंडीशन में बेटा
हम क्या करेंगे 1.90 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इसको हम क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास 235, ठीक है बेटा, किलो जूल में सीधे लिख देता हूं 235 किलो जूल और पर मोल करके ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, जूल को किलो जूल में चेंज करने के लिए क्या भी करना पड़ेगा 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले जूल में था और अब किस में चेंज कर रहे हैं आप किलो जूल में। ठीक है बेटा, तो 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू जो बनेगी दिस वन 235 किलो जूल पर मोल। तो आशा करता हूं आप सभी बच्चों को ये एनर्जी कैसे करके हमने कैलकुलेट की है उसको निकालना सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब अगर मान लो, थोड़ा और ध्यान से सुनेंगे, आप नोट कर लो इसे। अब बेटा अगर मान लो हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स हैं, COH2O6 +3 हो गया, CO हो गया एंड NH3 हो गया, 6 हो गया, +3 हो गया, या CO हो गया, CN हो गया, 6 हो गया और -3 हो गया। बेटा ध्यान से सुनेंगे, यहां पे हमारे पास एक वाटर है, एक हमारे पास अमोनिया है और एक Cn नेगेटिव आयन है। इनमें से वाटर के अंदर जो डेल्टा की वैल्यू बनती है, डेल्टा O की अगर बात करेंगे तो यहां पे सबसे अंदर सबसे जो यही लिख देता हूं, डेल्टा O की अगर मैं बात करता हूं तो वाटर के अंदर सबसे कम होती है, देन अमोनिया, देन Cn नेगेटिव आयन। सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टेहेड्रल साइनाइड के केस में बनेगी Cn नेगेटिव आयन के लिए। दैट्स व्हाई इसे हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब अगर मान लो, ध्यान से सुनेंगे, यहां इसका मतलब जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है बेटा, ये एनर्जी मैक्सिमम है। और ये वाली इसके अंदर जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी किस में आएगी, मिनिमम आएगी। अगर ये मैक्सिमम है तो इसका लैम्डा जो बनेगा वो बनेगा बेटा मिनिमम, इसका लैम्डा जो बनेगा वो बनेगा मैक्सिमम। ध्यान देंगे, अगर मान लो इसका लैम्डा मैक्सिमम है, लैम्डा ध्यान देंगे। अब यहां से आपको एक चीज याद रखनी है, यहां से यहां जाते हुए जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है, मतलब रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो जो हमारे पास जहां लैम्डा मैक्सिमम है, एनर्जी कम है, मतलब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, ऑरेंज लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है बेटा, मैं लिखूंगा टू एब्जॉर्ब ऑरेंज लाइट एंड एमिट, और एमिट्स, अगर ऑरेंज को इसने एब्जॉर्ब किया तो कैसा लगेगा, एंड एमिट्स कैसे लाइट को एमिट करेगा बेटा, ब्लू लाइट को एमिट करेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। नाउ द सेकंड वन, अगर मान लो मैं इसकी बात करता हूं या इस कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करता हूं जिसके पास लैम्डा क्या है, मिनिमम है। अगर लैम्डा मिनिमम है तो यहां लिखूंगा कि इट एब्जॉर्ब्स, ये क्या करेगा बेटा, यहां से इस वायलेट लाइट को, इस वायलेट लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वायलेट लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एंड यहां लिखेंगे टू एमिट, अगर इस लाइट को इसने क्या कर दिया, एमिट कर दिया, तो टू एमिट क्या लिखेंगे बेटा, येलो लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है बेटा, ओ बेटा अब सभी बच्चों को कैसे करके यहाँ पे कलर वाला कंसेप्ट बना, सभी बच्चों को बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू, इट्स इनफ फॉर टुडे। स्टेबिलिटी वाला जो कंसेप्ट आएगा, या स्टेबिलिटी पे बेस्ड जो वीडियो अपलोड करके मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको देने वाला हूँ। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू, सभी बच्चे मेहनत करते रहें।